के साथ नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर बात हुई और एक बार फिर कोई नतीजा नहीं निकला। असल में आज की मीटिंग तो शुरू होते ही खत्म हो गई थी, क्योंकि किसान तय करके आए थे मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, लेकिन बात बननी नहीं देंगे। सरकार ने किसान नेताओं से पूछा, तीनों कानूनों की कमियां क्या हैं, किस क्लॉज में क्या है ये बताइए। लेकिन किसान नेताओं ने साफ साफ कहा, कानून के क्लॉज पर बात नहीं करनी है। सरकार के मंत्रियों ने पूछा, आपकी आशंका क्या है, आपको किस बात का डर है। किसान नेताओं ने कहा, हम कोई आशंका नहीं बताएंगे, सरकार बस हां या ना में बता दे वो कानून वापस लेना चाहती है या नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा, अगर किसान नेताओं को कानून की बारीकियों पर बात नहीं करनी, वो उन्हें नहीं समझते, तो किसान संगठन अपने एक्सपर्ट की एक कमेटी बना दें, इसके जरिए बात हो सकती है। किसान संगठनों के नेताओं ने साफ साफ कहा, हम तो पहले भी कह चुके हैं, ना हम कोई कमेटी आपके लिए बनाएंगे, ना ही हम सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी से कोई बात करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन किसान संगठनों के नेता न तो सुनने को तैयार थे, न समझने को तैयार थे। वो तो बस हां या ना में जवाब चाहते थे। मीटिंग खत्म होने के बाद हन्नन मौला ने कहा, मजा नहीं आया, अच्छा टाइम पास नहीं हुआ, 5 घंटे पर बात हो गए। टाइम पास नहीं हुआ, टाइम पास में मजा आता है। मूंगफली पीट खाते खाते टाइम पास, ये टाइम वेस्ट हुआ, ये वेस्टिंग ऑफ टाइम हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। ये डिसीजन है जीरो, 4-5 घंटा बेकार बैठे रहे, कोई फैसला नहीं हुआ। सरकार बोला आप अमेंडमेंट स्वीकार करो, हम बोला अमेंडमेंट स्वीकार नहीं करेंगे, 7 महीने से बोल रहे हैं, ये नया बात है, रिपीट मत करो। आप रिपील करोगे क्या? नहीं, वो बोले नहीं हम रिपील नहीं करेंगे। तो इस परिस्थिति जब चला तो हम लोग बोला ठीक है, रिपील नहीं करो तो ये इशू आप बोल दिया आप नहीं करेंगे, फिनिश, तो नेक्स्ट इशू आ जाओ एमएसपी। सरकार बोला नहीं, फास्ट इशू कंप्लीट होगा तो अभी हम नेक्स्ट इशू लेंगे, तो ये तो कोई बात नहीं होता। तो इसलिए आज कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सरकार नहीं, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा इस मसले का? क्या करेंगे? सरकार अमानविक दृष्टिकोण से नहीं निकलेगा, अमानविक दृष्टिकोण से नहीं निकलता, रिवेंज का दृष्टिकोण से नहीं निकलता। आप हमको जहर का प्याला दे के बोलेंगे जहर पियो, मेरा मालूम है इसमें जहर है, हम पी नहीं सकता। ये बात ईमानदारी से समझना पड़ेगा, मानविक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। करोड़ों लोग सफर कर रहा है और हम अपने ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे हैं, ये ऑर्डर मानविक नहीं है। अब आप पूछेंगे कि अगर कोई बात नहीं हुई, कोई सफलता नहीं मिली, तो 5 घंटे तक मीटिंग हुई, तो क्या सब चुपचाप बैठे रहे? मैं आपको बता दूं, बात तो हुई, लेकिन उसका कृषि कानूनों से कोई खास लेना देना नहीं था। कुछ किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि वो चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब में जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं, इस पर बात हुई। कुछ किसान संगठनों ने आड़तियों के खिलाफ चल रही जांच को रोकने की मांग की, इस पर भी बात हुई। आज भी मीटिंग बेसिट्टा रही, कुछ नहीं हुआ मीटिंग में, वैसे ही चला। एमएसपी पर हम बात करना चाहते हैं, एमएसपी पर नहीं, नेक्स्ट डेट दे दी गई। और हमने कहा भी जो हमारे पास पर्चे जा कर रहे हैं हरियाणा में वो वापस लो, ये भी हमने रोस्ट किया हमने। और पंजाब में भी जो हमारी हेल्प कर रहे हैं ग्रुप, जो डेथ हो रही है उनको कोई हेल्प कर रहा है, जो ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं उन पर भी पर्चे कर रहे हैं। ये भी 1 घंटा लगा हमें बात करने के लिए, पर कोई सिट्टा नहीं निकला। सरकार ने एमएसपी पर हमारे साथ बात नहीं की और हमने कहा गया नेक्स्ट मीटिंग में हम एमएसपी पर बात करेंगे। हम रिपील पर बैठे हैं, हम अमेंडमेंट पर नहीं बैठेंगे। वो तो आज भी कहते हैं हरा पेन ले लेते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं, हम जे निकाल देते हैं जे, पर हमने जे नहीं माना, हमने कुछ नहीं माना। ट्रैक्टर मार्च की तैयारी रहेगी, पूरी तैयारी है। आज की मीटिंग में थोड़ी देर के लिए मतलब की बात हुई। कुछ किसान नेताओं ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर कुछ सुझाव दिए। जरूरी चीजों के स्टॉक को लिमिट खत्म करने की व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाला और किसानों के खिलाफ कदम बताया। सरकार की तरफ इस पर जवाब दिया जाता है। इससे पहले किसान नेताओं ने यह कह दिया कि जवाब की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बात तभी बनेगी जब सरकार तीनों कानूनों को रद्द कर देगी। उन्होंने कहा कि कानूनों में क्या सुधार होना चाहिए, ये हम आपसे बार बार कह रहे हैं। हम लोगों ने भी कहा कि हम भी आपसे बार बार की बात कह रहे हैं कि हमको सुधार नहीं चाहिए, रिफिल चाहिए।
निरस्त करिए कानून। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि ऑर्डिनेंस नंबर 2 में आपको प्रॉब्लम क्या है। एक पर चर्चा पहले हो चुकी थी। हमने कहा वो है 1955 का एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट। उसमें कालाबाजारी जमाखोरी को रोकने के लिए वो कानून बनाया गया था। अब उसमें जो परिवर्तन आया है वो ये आया है कि व्यापारी को कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी लिमिट तक जमा कर सकता है माल, और उसकी टाइम लिमिट भी नहीं है, वो कभी भी उसको महंगा होने पर जनता को बेच सकता है। पर किसान की लिमिट है कि वो इतना ही माल रख सकता है गोडाउन में और इतने दिनों तक उसको बेचना पड़ेगा। तो ये कानून कंपनियों के लिए हो गया, व्यापारी के लिए हो गया, पर किसान के लिए नहीं हुआ। किसान का विरोधी है, ये हमारी इस पे आपत्ति है, तो इसको आपको रद्द करना ही पड़ेगा। अब किसानों ने तो साफ साफ कह दिया वो सरकार से बात करने आए हैं, आगे भी बुलाएंगे तो फिर आएंगे, लेकिन बात तभी बनेगी, वो घर वापस तभी जाएंगे जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। अब इसके बाद सरकार क्या कर सकती थी? आखिरकार तय किया गया कि 19 जनवरी को फिर मीटिंग होगी। हालांकि कृषि मंत्री को अभी भी उम्मीद है कि अगले राउंड में बात बन जाएगी। तोमर ने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता है, किसान ठंड में बैठे हैं, इसलिए सरकार खुलकर पॉजिटिव माइंड से हर इशू पर किसान नेताओं से बात करना चाहती है, लेकिन किसान नेता अड़े हैं, करें तो क्या करें। चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है। किसानों ने तो कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। अब सवाल है कि क्या सरकार कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके सामने जाएगी? कृषि मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर माथे पर, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जब बुलाएगी तब सरकार उसके सामने अपना पक्ष रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। लेकिन किसान चूँकि सरकार से वार्तारत थे और इसलिए आज की तारीख तय थी, तो हम लोगों ने किसान यूनियन को पूछा, उन्होंने कहा हम वार्ता के लिए आना चाहते हैं। तो हमने कहा कि आप ज़रूर आइए। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वह कमेटी भी समाधान ढूंढने के लिए है और चर्चा में अनेक स्थानों पर चर्चा होती है, तो हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल सके। नरेंद्र सिंह तोमर तो होपफुल हैं, वो पुराने नेता हैं, खुद किसान भी हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, इसलिए किसानों की मुश्किलात को समझते हैं और किसानों के मुद्दे पर जो पर्दे के पीछे सियासत हो रही है उसको भी समझते हैं। इसलिए वो बार बार उम्मीद तो जताते हैं, लेकिन मुझे लगता है किसान संगठनों में कुछ ऐसे नेता हैं जो ये तय कर चुके हैं कि 26 जनवरी के बाद ही कोई रास्ता निकले।
वो चाहते हैं कि आंदोलन गणतंत्र दिवस तक चले और सरकार पर प्रेशर बने। इसका अंदाजा आपको भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की बात सुनकर हो जाएगा, क्योंकि आज मीटिंग से निकलने के बाद राकेश टिकैत ने कहा बात होती रहेगी, मीटिंग में आते रहेंगे, लेकिन 2 चीजें तय हैं। एक तो सरकार कृषि कानून वापस लेने पे, और दूसरी ये कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालें। आज की बैठक में जैसा पहले रहा ऐसा ही आज रहा। 19 तारीख में फिर मीटिंग होगी और बात करेंगे उसमें। 2 इशू हैं, 3 कानून और एमएसपी। एमएसपी पे सरकार भागना चाहती है, लेकिन भागना नहीं देना। एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 कूच से शुरुआत होगी और देखते हैं सरकार कहाँ तक जाएगी। 50 दिन में यहाँ से शुरू हो रही, यही खत्म हो रही। सर, लग रहा है कि 26 जनवरी से पहले सरकार मान जाएगी। नहीं मानना है, ऐसे कैसे मान जाएगी सरकार? तो लंबा चलेगी। 26 जनवरी की जो तैयारी चली थी वैसी चलेंगी अगर नहीं हुआ बातचीत तो? ऐसा है ना, बातचीत हो भी जाओ और ना भी हो जाओ, 26 तारीख को तो लोग आएंगे। स्थान कहाँ रहेगा उनका वो डिसाइड हम कर लेंगे। हम पूरी परेड काट देंगे, पूरी परेड निकाल लेंगे। सरकार आती परेड काट दी, आती को हम पूरी कर देंगे। राकेश टिकैत की ये बात सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये सही है कि किसान संगठन पूरी ताकत के साथ ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ किसान संगठन सरकार से बात करते रहेंगे, दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेने के लिए आज हरियाणा के फतेहाबाद सिरसा से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सड़क पर चल रहे ट्रैक्टर्स का काफिला 2 किलोमीटर लंबा है। दूर दूर तक सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिख रहे हैं। किसान नेताओं का दावा है कि जो सोचा था ट्रैक्टर मार्च उससे भी बड़ा होगा। हैरानी की बात है कि इस काफिले में बड़ी संख्या ऐसे ट्रैक्टर्स की है जिन्हें खास तौर पर 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के लिए खरीदा गया है। किसानों के बहाने राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल भी अब खुलकर किसान आंदोलन में कूद पड़ा है। आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला आज ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली के लिए निकले। अभय चौटाला ट्रैक्टर चलाते हुए शंभू टोल प्लाजा से सिंघू बॉर्डर के लिए निकले। इस दौरान चौटाला शंभू टोल प्लाजा पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के बीच गए, धरने पर बैठे। अभय चौटाला का ट्रैक्टर काफिला 17 जनवरी को दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि किसान कभी किसी इम्तिहान में फेल नहीं होता। भगवान भी हर साल किसान का इम्तिहान लेता है, किसान उसमें भी पास होता है, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी किसान ही जीतेगा, मोदी को पीछे हटाएगा। आज किसान की वजह से ही ये देश जो है आत्मनिर्भर है। अगर उस अन्नदाता को आप दिल्ली में नहीं जाने दोगे तो फिर ये मान करके चलो कि आप उस अन्नदाता की अनदेखी नहीं कर रहे, आप उसको दबाने और कुचलने का काम कर रहे हो। जिसने उनको उस गद्दी पे बैठाया है, आज आप उसकी परीक्षा ले रहे हो। किसान कभी परीक्षा में फेल नहीं हुआ, किसान हमेशा अपनी परीक्षा को पास करता है। हम अपने खेत में जो बीज डाल के आते हैं, 6 महीने अपने बच्चों से भी ज़्यादा उसकी देखभाल करते हैं, और 6 महीने में जब वो पक करके तैयार हुई फसल पे ओलावृष्टि हो जाती है तो फिर हम विचलित नहीं होते, फिर नई फसल की तैयारी करते हैं। तो किसान की परीक्षा शायद मोदी को पता नहीं, साल में 2 बार परमात्मा लेता है, और उस परमात्मा की परीक्षा से भी किसान विचलित नहीं है, तो मोदी की परीक्षा से तो विचलित होने का मतलब ही नहीं। 100% किसान जीतेगा। मोदी जी को अपनी बात वापस करनी। किसान आंदोलन में मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब के किसान हैं। कुछ किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में एंटी मोदी पार्टियां किसान आंदोलन की आड़ में नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में हैं। हरियाणा में कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल इस काम में लगे हैं, और पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस इस काम में लगे हैं। अब कांग्रेस के नेताओं ने भी 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों को उकसाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 26 जनवरी पर सेना के जवान परेड करते हैं, सेना के ज्यादातर जवान किसानों के बेटे हैं, तो फिर किसान 26 जनवरी को अपने बेटों के साथ परेड क्यों नहीं कर सकते? देखते हैं किसानों को कौन रोकता है।
ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਓ 26 ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਟ 24 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ? ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਠੋਕ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ, ਆਹ ਬੇਟੇ ਖੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਬਚਾਈ ਬਾਰਡਰ? ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਗੂੰਜੂਗੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਈ, आराम नाल किसी, क्योंकि अपना देश है, अपने बंदे हो, किसी नाल थोड़ी। कांग्रेस को ऐसे किसी मौके की तलाश थी, अब वो एक्शन में आ गई है। कांग्रेस की एक और एमपी की बात आपको सुनवाता हूं, नाम है गुरजीत सिंह। गुरजीत सिंह ने कहा अब देश में सब मोदी के गुलाम हो गए हैं, न्यायपालिका भी सरकार के गुलाम है, राहुल गांधी फिर से आजादी का आंदोलन चलाएंगे, अब कांग्रेस भी किसानों के साथ मिलकर सड़क पर उतरेगी। राहुल गांधी जी ने ये भी जो देश का प्रधानमंत्री जो गुलाम हो गया है उसको आजादी दिलानी है, जो न्यायपालिका गुलाम होगी उसको आजादी दिलानी है, जो कार्यपालिका गुलाम होगी उसको आजादी दिलानी है। इसके लिए अब कांग्रेस संघर्ष करेगी। सारे देश में बड़े तादाद पर हमारा जो केडर है वो संघर्ष करेगा। किसान 51 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, और अब तक पूरे देश की सहानुभूति किसानों के साथ है, लोग किसानों के साथ हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि किसानों का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है। किसान सर्दी में बैठे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। दूसरी बात यह कि अब तक किसान नेताओं को राजनीतिक दलों ने अपने आंदोलन में दखल देने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने राजनीतिक दलों को दूर रखा। इसलिए लोग किसानों के साथ हैं। लेकिन अगर किसानों को भड़काने की बात हुई, किसानों के आंदोलन में सियासी लोग घुस गए, तो जाहिर है लोगों का सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में लोग न्यायपालिका का, आर्मी का बहुत सम्मान करते हैं। चाहे कोर्ट हो, चाहे आर्मी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ये सब सियासत से ऊपर है। और गणतंत्र दिवस देश का पर्व है, शौर्य का पर्व है। अगर इस दिन परेड में बाधा डालने की कोशिश की गई तो इससे सारे देश की बदनामी होगी, दुनिया में नाम खराब होगा, और किसानों के प्रति जो लोगों की सहानुभूति है, जो सम्मान है, वो भी कम होगा। इसलिए मुझे यकीन है कि किसानों को नेताओं की बातों में नहीं आना चाहिए। उन्हें गणतंत्र दिवस परेड पर ट्रैक्टर मार्च निकालने के फैसले पर एक बार सोचना चाहिए। हालांकि ये मुश्किल है, क्योंकि तमाम सियासी ताकतें किसानों को भड़काने में लगी हैं। आज राहुल गांधी ने भी किसानों को भड़काने की पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगाई। कांग्रेस ने आज पूरे देश में कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। राहुल गांधी दिल्ली में मोर्चे पर थे। दिल्ली के अलावा चंडीगढ़, जयपुर से, कोलकाता और जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन करने की तस्वीरें आई। राहुल गांधी की लीडरशिप में दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस का घेराव करने पहुंच गए। प्रियंका गांधी भी आज प्रोटेस्ट में शामिल हुई। एसजी ऑफिस के बाहर लगे पुलिस के बैरिकेड्स को हिलाने के बाद, नारेबाजी करने के बाद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राहुल और प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर धरना दे रहे पंजाब के कांग्रेस एमपी से मिलने पहुंचे। यहां पर राहुल गांधी ने सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट और आर्मी को भी लपेट लिया। राहुल गांधी ने किसानों के 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को खुलकर सपोर्ट किया। टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है। वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। भागना आपको पड़ेगा। अगर किसान बाहर निकलना चाहता है, परेड करना चाहता है, तो उसमें क्या गलती है? जहां भी आप देखिए, मीडिया में देखिए, आईटी में देखिए, रिटेल में देखिए, पावर में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए,
आपको 4-5 लोग दिखेंगे, 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं, और बाकी कोई है ही नहीं। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। तो है देश के प्रधानमंत्री, मगर रिमोट कंट्रोल 3-4 दूसरे लोगों के हाथ में है। तो बेचारे वो एक्चुअली मैं पिटी करता हूं उनको, वो फंस गए हैं। क्या करेंगे वो? प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर चला तो कोई और रहा है। सीधी सी बात है। किसानों को ये सब बात समझ आ गई है, किसानों के दिमाग में घुस गई बात, युवाओं के दिमाग में अभी नहीं घुसी, बाकी लोगों के दिमाग में नहीं घुसी, घुस जाएगी। राहुल गांधी पिछले 6 साल से यही बातें कर रहे हैं। बार बार कहते हैं कि सरकार को कुछ उद्योगपति चला रहे हैं, अंबानी अडानी चला रहे हैं। इसी सवाल को लेकर राहुल गांधी ने 2 चुनाव लड़े हैं, दोनों में उनकी हार हुई है। अब उन्हें किसानों का सहारा मिला है तो वो बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों की विरोधी है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार जमीन अधिग्रहण को लेकर, लैंड एक्विजिशन को लेकर इसी तरह का कानून लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस ने मोदी सरकार को रोक दिया था। ये जो आज बॉर्डर पे हो रहा है और ये जो 3 नए कानून आए हैं, ये शुरुआत नहीं, शुरुआत बहुत पहले हुई थी। पहली बार ये भट्टा परसोल में उठा था कि इस देश में किसान का क्या हक है, किसान की जमीन उसकी है या किसी और की, जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और। तो पहली बार ये सवाल भट्टा परसोल में उठा। उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, लैंड एक्विजिशन बिल को बदला। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सेंटर पे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, स्टेट्स पे उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द कर दिया। दूसरा कदम, अब ये नया कदम आया है। ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून हैं। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जो पूछा गया कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये जो सारे के सारे बिलें अंबानी अडानी लाए हैं, तो कृषि मंत्री ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि उनकी बात पर तो कांग्रेस के लोग ही हंसते हैं, तो फिर सरकार राहुल गांधी की बात को गंभीरता से क्यों लेगी। हालांकि तोमर ने यह कहा कि राहुल गांधी जल्दी भूल भी जाते हैं, इसलिए उन्हें 2019 के लोकसभा इलेक्शन का कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कांग्रेस ने जनता से कृषि कानूनों में इसी तरह के बदलाव का वादा किया था। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। अगर उस मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को इसी प्रकार से भारत की प्रेस के सामने आना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। अब इस बात को तो सब समझते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अपने फायदे के लिए किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल कर रही हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट किसानों के जरिए अपनी बंजर हो चुकी जमीन पर वोटों की फसल उगाना चाहते हैं मेहनत उस पर किसान की लगे, खून पसीना किसान का बहे और उन्हें फायदा हो जाए। अगर वाकई में राहुल गांधी को किसानों की चिंता होती तो सर्दी में सड़क पर ठिठुरे किसानों को उनके हाल पर छोड़कर छुट्टी मनाने इटली न जाते। अगर राहुल गांधी को किसानों की फिक्र होती तो विदेश में न्यू ईयर मनाने के बजाय बारिश में सड़क पर भीग रहे किसानों के पास पहुंचते। क्या यह बात सही है कि पंजाब के असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने कृषि कानूनों में इसी तरह के बदलावों का वादा किया था? क्या यह सही नहीं है कि कांग्रेस ने लोकसभा के इलेक्शन में
अपने मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट में बदलाव करके कृषि क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने का वादा किया था। किसानों को कहीं भी और किसी को भी फसल बेचने का हक देने का वादा किया था। अब अगर यही बदलाव नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिए तो नरेंद्र मोदी किसानों के दुश्मन हो गए, अंबानी अडानी की सरकार हो गई। इसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? मुझे लगता है कि किसान भाइयों को सियासत का मोहरा नहीं बनना चाहिए। वो अपना आंदोलन चलाएं, सरकार पर प्रेशर बनाएं, यह उनका हक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात सबको सुननी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, क्योंकि जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं तो दूरियां बढ़ती हैं और फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। और सियासत में आजकल ये बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिला। ममता बनर्जी की पार्टी की एक एमपी ने कहा कि पार्टी में न उनकी कोई सुनता है और न कोई उनसे बात करता है। आज पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के लिए एक बार फिर बुरी खबर आई। ममता की पार्टी की एक और एमपी ने बगावती तेवर दिखाए। बीरभूम से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी शताब्दी रॉय ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस से नाराज हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि शताब्दी रॉय अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर करने लगी है। और इसके बाद हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा के साथ बातचीत में शताब्दी रॉय ने माना कि सोशल मीडिया पर जो चर्चा है वो सही है। पार्टी से नाराजगी की बातें उन्होंने खुद लिखी हैं। शताब्दी रॉय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। उन्हें अपने क्षेत्र में पार्टी के कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता। शताब्दी रॉय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो पार्टी में रहें, इसलिए अब वो 16 जनवरी को अपना अलग रास्ता तय करेंगे, अपना अगला कदम तय करेंगे। हालांकि शताब्दी रॉय ने यह भी कहा कि वो बीजेपी में जाएंगे या नहीं, इसका फैसला उन्होंने अभी नहीं किया। दीदी, मैं अनुपम बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से। दीदी, एक जो सुनने में आ रहा है कि आप मतलब खफा हैं काफी, जिस तरह का जो पोस्ट हमने देखा आपके फैंस क्लब में, वो क्या आपका ही लिखा हुआ पोस्ट है? हाँ, मेरा लिखा हुआ पोस्ट है। मतलब आपको कार्यक्रम वगैरह में इनवाइट नहीं किया जा रहा? लास्ट हमने बोलपुर में देखा जब ममता दीदी चल रही थी उनके साथ, उसके अलावा तो कहीं कुछ देखा नहीं आपको, इसी वजह से। तो क्यों नहीं देखा? जो मैं 4 किलोमीटर चल सकती हूँ, जब मैं 10 साल जो लोग सोचते थे शताब्दी राय आ रही है, वोट लेके भाग जाएगी, वो जब 10 साल में मुझे मिल पाए बार बार, तो वो क्यों नहीं अभी मुझे देख पा रहे? मेरा वोटर के जो लोग वोट करते हैं उसके पास तो मेरा बिल्कुल हो ना, जो रुपए तो उसको क्यों मैं नहीं कर रही हूँ, जो करना नहीं है उसको मैं क्यों आंसर दूँ? पार्टी मुझे बताए जो ठीक है आपको नहीं जाना है एरिया में, हम लोग देखते हम लोग तो वो लोग इतना ही देते ना। एमपी क्यों नहीं आ रहे? मतलब आपको कुछ नहीं बताया भी नहीं जा रहा है कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, क्या करना है नहीं करना है? मतलब आपकी जो इमेज है उसका फायदा नहीं उठाया जा रहा है? नहीं, उल्टा हो रहा है। शायद जो नहीं आ रहे ये बता के उसका इमेज खराब करे, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, सही बात है। पता तो ये भी लगा था कि शताब्दी रॉय अमित शाह से मिलने वाली हैं। शताब्दी रॉय ने भी इससे इनकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नेताओं से मुलाकात होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। जब मैं घूमती हूँ मेरे एमपी में दूसरा एमपी को लेके घूमने का मतलब क्या? ये दिखाना जैसे एमपी नहीं आते मैं हम लोग क्या करें? मतलब सबोटाज करने की कोशिश आप बोल रही है एक तरह से आपकी इमेज? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये ऐसा क्यों, मतलब किसके इशारे पर हो रहा है? कुछ मतलब समझ में आ रहा है आपको? पता नहीं, वो जो सुबह नहीं कोट कर रहे उससे इनविजिबल मैन होगा, उसको मैं बोल रही हूँ। तो क्या एक जो बात आ रही है कि बीजेपी में भी जाना चाह रही हैं आप, अमित शाह वगैरह से बातचीत कर रही हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए
उनसे ऐसे भी मुझे पॉलिटिक्स में हूँ और पार्लियामेंट में हूँ तो मिलना बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जो मैंने मेरा कुछ प्रॉब्लम बताया नहीं मैं किसी में जा रही हूँ, ऐसा भी नहीं है, और मैं जा रही हूँ ऐसा भी नहीं बताया। लेकिन वो स्पेकुलेशन कोई स्पेकुलेट कर रहे, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन मैं नहीं मिलूंगी ऐसा भी नहीं है, और मिलूंगी तो बीजेपी जाने के लिए मिलूंगी ऐसा भी बात है। हालांकि जैसे ही शताब्दी रॉय की नाराजगी की खबरें आई तो ममता बनर्जी तुरंत एक्टिव हो गई। उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर सौगत रॉय को शताब्दी से बात करने के लिए भेजा और इसके बाद सौगत रॉय ने कहा वो नाराज हैं, उनकी नाराजगी के बारे में जानते हैं, उनसे बात हुई है ना। मैंने उनसे बात किया, उनका कोई ग्रीवांसेस है तो भी मैं पार्टी लीडरशिप को बताया, वो लोग भी सब लोग बात करेंगे उससे। वो तो हमारा पार्टी का एसेट है, जाने से खराब होगा तो देखा जाए क्या होता। वो मुझे बताई कि वो फाइनल सिद्धांत नहीं लिया है, पार्टी में काम करने नहीं दिया जा रहा है। वो बीरभूम जिले में उनको ऐसा कुछ बोलना उनसे मैं सुना, ठीक है देखा जाए। और भी कोई ग्रीवेंस है, मतलब किस तरह का ग्रीवेंस है, कुछ बात हुई? ऑर्गेनाइजेशनल ग्रीवेंस, पार्टी के संगठन के बारे में ग्रीवेंस है, वो मुझे भी बताई है। तो उनको रोकने की अभी कोशिश, मतलब मनाने की कोशिश हो रही है, या जो पार्टी छोड़ने की कोई बात उन्होंने कही है? कोई फैसला नहीं दिया। और सवाल मत पूछे, मैं तो बताया आपको कि मैं बात किया, उनको समझाने का कोशिश किया और क्या। जब सौगत रॉय से बात नहीं बनी तो ममता ने पार्टी के दूसरे बड़े नेता कुणाल घोष से शताब्दी रॉय से मिलने के लिए कहा। कुणाल घोष ने भी शताब्दी रॉय को समझाने की कोशिश की। बाद में कुणाल घोष ने कहा कि शताब्दी के पास कई लोगों का फोन आया और फोन करने वालों में बीजेपी के मुकुल रॉय भी थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कल वो दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करने वाली है तो कुणाल घोष खामोश हो गए। वो मेरा पुराना दोस्त है, तो दो दोस्त मिलकर कुछ समय बिताया, डिस्कस किया, दैट्स ऑल। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में काफी कुछ लिखा है। उनका डिसीजन है, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मुकुल दा ने कॉल किया था उनको आपकी मौजूदगी में, बीजेपी की नेता वहाँ पर कॉल कर रहे हैं। उनके कॉल किया था, सौगत दा कॉल किया था, डेरेक दा कॉल किया था, सुदीप दा कॉल किया था और मुकुल दा ने कॉल किया था। वो कल दिल्ली भी जा रहे हैं, कल दिल्ली जा रहे हैं। नो कमेंट्स, उनका प्रोग्राम है। वैसे शताब्दी रॉय के दिल्ली जाने की अटकलों के बीच आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद थे। अमित शाह के घर पर बंगाल चुनाव को लेकर एक लंबी मीटिंग हुई। हालांकि इस बैठक से पहले शताब्दी रॉय के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर दिलीप घोष ने कहा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। तो दरवाजे खोल के रखे हैं, बहुत लोग आए हैं और आगे भी आने वाले हैं, लेकिन वो जैसा एक दूसरा तीसरा बार एमपी जीते हुए जिस पार्टी का, तो उस पार्टी में रहने का लायक परिवेश नहीं है आज, इसलिए उनको इस प्रकार बोलना पड़ रहा है। और अकेले नहीं है, ऐसे कई नेता बैन दे चुके हैं, कई लोग छोड़ चुके हैं, कोई लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं पार्टी को। तो ये पार्टी की अस्तित्व आज खतरे में है। कितने विधायक मानकर चलें कि आप लोग? ये कोई फिक्स तो नहीं है, रोज नया नया लोग आ रहे हैं, नया नया वातावरण बन रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है और ये लंबा सूची है। टीएमसी के 45 लोग बीजेपी ज्वाइन कर, 45 नहीं, वो रोज बढ़ रहा है, अब 50 पार हो गया है। लेकिन सारे दिन की अटकलों के बाद अब से थोड़ी देर पहले के किराए पर पानी फिर गया। अब ये भी कोलकाता से खबर आई है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शताब्दी रॉय को मनाने की कोशिश की। अभिषेक ने ममता का संदेश शताब्दी रॉय को दिया, उन्हें समझाया और इस मीटिंग के बाद शताब्दी रॉय ने कहा जो दिक्कतें थी वो अभी दूर हो गई हैं, वो अभी दिल्ली नहीं जाएंगी। जो भी मेरा प्रॉब्लम मैंने बताया, जो भी मेरा
अभिमान जो बोलते हैं वो जो बताया वो मैंने डिस्कस किया अभिषेक बंदोपाध्याय लीडर के साथ। उसने इतना टाइम इतना घंटा हम लोग बात करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। मुझे लग रहा है जो हाँ सही बात हो रही है, सही चलेगा, सही काम होगा, जो मैं जो चाहती हूँ, मैं जैसे चाहती हूँ ऐसा हो सकते। तो इसलिए मुझे लगता है जो ये ज़रूरत है। ये लास्ट बहुत दिन से ही चल रही है। उस दिन जिस दिन मैं ममता बनर्जी के साथ वहाँ पे वॉक में थी, वो ममता बनर्जी मुझे बताया था तुम आ जाओ, इसलिए मैंने आई थी। मैं ममता बनर्जी पहले भी बुलाने से मैं आ जाती थी, अभी भी बाद में भी आ जाऊंगी। मैं नहीं, कल नहीं जा रही हूँ। मैं ज्वाइन करने की भी बात ऐसे फैलाया जा रहा कि दिल्ली नहीं, अभी मेरा अभी पार्टी में जो भी है, जिसका भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना चाहिए सबको। और ये पार्टी में अभी सबके साथ ये लड़ना है। कोई एक होने से चलो उसका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 10 अगर प्रॉब्लम बताए तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, उसमें डिसाइड करना है, उसको पार्टी को सॉल्व करना चाहिए। अभी आप क्या टीएमसी में अब? हाँ बिल्कुल, टीएमसी के साथ थी। टीएमसी के मैं कभी दूसरा पार्टी किया नहीं, अभी भी टीएमसी के साथ ही हूँ। शताब्दी रॉय ने मौके का फायदा उठाया क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो पार्टी में थोड़ी डर भी है। और जब 2 दिन पहले शताब्दी रॉय ने फेसबुक पर पार्टी के खिलाफ पोस्ट लिखा, खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की, तो ममता बनर्जी अलर्ट हो गई और अभिषेक बनर्जी को उनसे बात करने के लिए भेजा। तो शताब्दी रॉय ने कह दिया कि उनकी नाराजगी दूर हो गई। लेकिन आजकल पश्चिम बंगाल की राजनीति में कौन किसके साथ जा रहा है, कब कौन सी पार्टी छोड़ रहा है, ये देखना बड़ा मुश्किल काम है। कब सियासत बदल जाए, कब विचार बदल जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ममता बनर्जी की पार्टी के 50 लीडर उनके संपर्क में हैं। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी घबरा गई हैं। मजे की बात है कि अब कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी से ममता बनर्जी डर गई हैं, इसलिए ममता कांग्रेस की मदद लेना चाहती हैं। असल में 2 दिन पहले सौगत राय ने कहा था कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने इस ऑफर को खारिज कर दिया। आज कोलकाता में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। अधीर रंजन चौधरी की लीडरशिप में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा निकाला। लेफ्ट पार्टी भी बंगाल की सड़कों पर उतर आई है। वैसे तृणमूल कांग्रेस के ऑफर पर आज अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर ममता वाकई में बीजेपी को हराना चाहती हैं तो फिर वो कांग्रेस की लीडरशिप कबूल करें, अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दें। हमारे यहाँ कहावत है, जब मरने का समय होते हैं तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं। तो उन लोगों का मरने की वक्त आ गए हैं अभी, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग काम करते हैं। वो अभी इनको लगा कि बिना कांग्रेस हमें बचना मुश्किल होगा। यही हम बराबर उनको सलाह देते आ रहे थे कि आप सत्ता पे आने का बाद कांग्रेस पार्टी की मदद लेके आप सत्ता पे आई थी, और सत्ता पे आने का तुरंत बाद ये कांग्रेस पार्टी को आप खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बंगाल में धर्मनिरपेक्ष जो पार्टियां थे, जैसे कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, इनको तो कमजोर अब जरूर कर दिए हैं। इनको तो अब खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़े रखे हैं। लेकिन इसके बदले क्या हुआ? इसके बदले यही हुआ कि बंगाल में जो सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी को दबदबा बढ़ने लगे। अब आपको एहसास हुआ कि बिना कांग्रेस बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं तो ये बराबर आपको कहते आ रहे थे, फिर भी आपकी 2-4 पार्टी के नेताओं ने अभी इस गली में उस गली में ये बात रखते हैं। अगर जरूरत है, अगर रखना ही है बात, तो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद आप क्यों नहीं बात रखते कि हाँ आपको अकेले दम पे कुछ नहीं होगा। अगर यही नौबत आए तो कांग्रेस के साथ आप चले आओ, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के सिवा और कोई चारा नहीं। आप खुद समझ रही हो, तो कांग्रेस की नेतृत्व में शामिल हो जाओ सारे पार्टियां। तो ममता बनर्जी आइए, आपको पार्टी को इसमें लीन कर दीजिए कांग्रेस पार्टी में। अब आपको सौगत राय का वो बयान सुनवाता हूं जिसमें उन्होंने
कांग्रेस और लेफ्ट को तृणमूल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। All that I said is that if the left and the Congress मैंने कहा कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस वाकई में बीजेपी के खिलाफ है तो फिर वो तृणमूल कांग्रेस के साथ आ जाएं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला कर रही है। पार्टी which is fighting the divisive politics of the BJP। इसमें तो कोई शक नहीं कि बंगाल में जिस तरह से बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, जिस तरह से बीजेपी ने अपना कैंपेन एग्रेसिव तरीके से किया है, उससे ममता बनर्जी को चिंता होना तो स्वाभाविक है। लेकिन ममता बनर्जी राजनीति की पुरानी खिलाड़ी हैं, पश्चिम बंगाल की रग रग को जानती हैं, वो हर फॉर्मूला अपना रही हैं। इसलिए ये सोचना कि ममता बनर्जी कभी कांग्रेस की लीडरशिप कबूल करेंगी, अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर देंगी, ये मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। तो कांग्रेस को इसकी उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। यह सही है कि बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी हर तरकीब तो अपना रही हैं। उन्होंने बांग्ला प्राइड इसको मुद्दा बनाया, बीजेपी को बाहरी बताया, और अब ममता की पार्टी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रही है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराना आसान नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद नुसरत जहां ने नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट में रैली में बीजेपी को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक बताया। नुसरत जहां ने कहा कि बीजेपी जहां जाती है वहां मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए बंगाल के मुसलमानों को बहुत सोच समझकर काम करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना और मिलकर बीजेपी को रोकना है। এটুকু বলবো যে একটু চোখ কান খোলা রাখবেন। অনেকেই চারিপাশে করোনা থেকে বেশি ডেঞ্জারাস, করোনা থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কি জানেন? বিজেপি। কারণ ওরা আমাদের কালচার বোঝে না, কারণ ওরা মনুষ্যত্বের দাম বোঝে না, ওরা বোঝে না আমাদের পরিশ্রম, ওরা জানে শুধু বিজনেস। ওদের কাছে প্রচুর টাকা, চারিদিকে টাকা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর টাকা ছড়ানোর পরে যেটা করে সেটা হচ্ছে ওরা ধর্মকে ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগায়। ওদের হাত এমনি রক্তে লাল, আপনারা সবই জানেন, আমায় আলাদা করে বোঝাতে হবে না। এখানে বিজেপি সরকার ঢোকে, সেখানে শুধু তারাই থাকে আর অন্য মানুষেরা কিন্তু বাঁচতে পারে না। আর যদি কথা বলি মাইনরিটি, তা আপনারা জানেন যে যখন বিজেপি সরকার যেখানে আসে সেখানে কিন্তু মাইনরিটিদের উল্টো গিনতি শুরু হয়ে যায়। গোটা ভারতবর্ষ সেটা কিন্তু দেখেছে, গোটা ভারতবর্ষ জানে যে তারা কি করে মানুষের সঙ্গে। नुसरत जहां ने जो कुछ कहा उसका जवाब दिलीप घोष ने दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा अब चूंकि एक नई पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ने आ रही है तो ममता को अपना मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। नुसरत जहां जो बात कर रही हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रही हैं। बंगाल में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां मुसलमानों में ओबीसी ढूंढ कर निकाला गया। 104 जात प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, फिर भी उनको ओबीसी और ए कैटेगरी दिया गया, और जिस हिंदू समाज के लिए ओबीसी किया गया है उनको बी कैटेगरी किया गया है। मुसलमानों के लिए अलग से कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI और हज मंजिल यूनिवर्सिटी तक बनाया गया, हॉस्पिटल तक बनाया गया है, और मुआजिम और इमाम का भत्ता भी दिया गया। ये पूरा देश में कहीं कुछ नहीं है। तो जिन लोगों ने आज तक विभाजन की राजनीति किया हुआ है, आज मुसलमान उनसे दूर जा रहे हैं। मुसलमान अलग पार्टियां आगे वहाँ चुनाव लेना चाह रही है, तो इसीलिए उनको डर लग रहा है। भाजपा का कोई रोल इसमें नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास का राजनीति ज्यादा खतरनाक बताया, कोविड से ज्यादा खतरनाक है बीजेपी। शायद इनको लग रहा है कि बीजेपी के चलते उनकी पार्टी टूट रही है। कोविड जितना नुकसान किया है बंगाल में, उसको संभाल नहीं पाए लोग, तो इसलिए उससे ज्यादा डर रहा है भाजपा को। असल में ममता बनर्जी को पूरा यकीन है कि बंगाल के मुसलमान उनका साथ देंगे, और जब तक सारे मुस्लिम वोटर्स एन ब्लॉक उनके साथ हैं तो बीजेपी उन्हें हरा नहीं पाएगी। लेकिन दिलीप घोष इशारा कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की तरफ। उनका कहना था कि अब ओवैसी मैदान में कूद गए हैं,
इसलिए मुस्लिम वोट पट जाएंगे और ममता बनर्जी को इसी बंटवारे का डर लग रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो, इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। राम मंदिर की नींव का काम हो चुका है और अब पूरा मंदिर बनने में 39 महीने का वक्त लगेगा, यानी मई 2024 में राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए फंड जुटाने का अभियान आज से पूरे देश में शुरू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंदिर के लिए 5,01,00,000 रुपए का चंदा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2 लाख का चंदा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए डोनेट किए। वीके सिंह ने 5,100,000 रुपए और रायबरेली के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने 1,11,00,000 रुपए 11,111 रुपए का चंदा दिया। सुरेंद्र बहादुर ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए भी 50 लाख रुपए दान देने की बात कही है। हालांकि आज मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अब वो संपर्क अभियान को देश भर में ले जाएंगे, 60 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे और उनसे दान लेंगे। अब अयोध्या के लिए चंदा अभियान तो शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोग इस अभियान के नाम पर गड़बड़ करने की, माहौल को खराब करने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। एक वीडियो सामने आया है, इसमें कुछ लोग एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें गालियां देते हुए वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुस्लिम मोहल्लों में गाली गलौज करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने यह बहुत अच्छा काम किया है। और आपको क्रिकेट की दुनिया से मिली हैरान करने वाली खबर बताऊं। ब्रिस्बेन में आज जब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चौथा टेस्ट शुरू हुआ तो जिन खिलाड़ियों के दम पर टीम इंडिया अब तक सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो सब के सब मैदान के बाहर बेंच पर बैठे नजर आए। और वो गेंदबाज मैदान में दिखे जिन्हें नेट प्रैक्टिस के लिए ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया था। अब भारत के जितने भी टॉप बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, उमेश यादव, रविंद्र जडेजा, ये सब के सब इंजरी की वजह से ग्राउंड के बाहर बैठे थे। मोहम्मद शमी पहले ही भारत लौट चुके हैं। ये सारे वो बॉलर्स हैं जो मैच विनर्स हैं, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। इसके अलावा सिडनी में टेस्ट ड्रॉ करवाने वाले बैट्समैन हनुमा विहारी भी अब घायल हो गए हैं, चोट की वजह से प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है, वो भी भारत लौट गए हैं। यही था कि जब इनको और आज परेशानी और बढ़ गई जब फास्ट बॉलर नवदीप सैनी को भी खेलते खेलते चोट लग गई और उनका ओवर रोहित शर्मा ने पूरा किया। अब नवदीप सैनी कल मैदान में उतरेंगे या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। हालत यह कि इस टेस्ट मैच में जो प्रैक्टिस के लिए नेट बॉलर्स लाए गए थे वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला, शार्दुल ठाकुर को भी टीम में जगह मिली और इतनी इंजरीज के बावजूद हमारे बॉलर्स ने पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के 5 बैट्समैन को आउट कर दिया। ये सारे इनएक्सपीरियंस बॉलर हैं। सिराज ने मैच के पहले ही ओवर में वार्नर का विकेट लिया, बड़े प्लेयर हैं। और वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के इन फॉर्म बैट्समैन स्टीव स्मिथ को आउट किया। रोहित शर्मा को और आखिर में आपको बता दूं, कल की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की फॉर्मल शुरुआत करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री वैक्सीन लगाने वाले हेल्थ वर्कर से बात करेंगे। ये बातचीत देश के 3006 वैक्सीन सेंटर्स पर लोग देख सकेंगे और सुन सकेंगे। सबसे पहले देश के 3 लाख हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत, इसकी कवरेज आप इंडिया टीवी पर देख सकते हैं सुबह 9 बजे से। सदी का सबसे बड़ा टीकाकरण, मोदी का महाअभियान, जिंदगी बचाने का अनुष्ठान। वैक्सीन लॉन्च लाइव देखिए सुबह 9 बजे से।